तो आप लोगों को कैसा समझ में आया पिछला सेशन? मजा आया। अब लगा ना कि ज्योतिष में कुछ दम है। अभी तक तो लग रहा था क्या चीज में लगे हैं। हाँ, कहानियों से अच्छा समझ में आता है। कहानियां अगर सही से समझ जाएंगे तो बहुत कुछ जिंदगी का समझ में आएगा। सब ऐसे रिश्ते समझ में आ जाएंगे, सब ऐसे खेल है, सब सामने सब होगा और हमें लगेगा या तो खेल है। खैर, तो हम लोग सूर्य को समझ चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं चंद्रमा को समझने के लिए। ठीक है, तो चंद्रमा का पहले तो सबसे पहले चंद्रमा का स्वभाव समझ लेते हैं। स्वभाव कृष्ण है, लेकिन हमें केवल कृष्ण से नहीं समझना है। चंद्रमा को हम केवल कृष्ण से नहीं समझ सकते, हम चंद्रमा को समझ सकते हैं, मां से भी समझ सकते हैं। मां चंद्रमा का हिस्सा है, चंद्र मां। ठीक है, तो मां के साथ चंद्र जोड़ा गया है। साथ साथ यह है क्योंकि मां का संबंध भोजन से भी है। मां का संबंध भोजन से है, मां का संबंध कंफर्ट से भी है, सुकून। मां की गोदी में सुकून मिलता है ना। मां की गोदी में ये थोड़े ना कहते मां की गोदी में हमें संपन्नता मिलती है। मां की गोदी में क्या मिलता है? सुकून। तो मां के साथ चंद्र को समझेंगे, तो मां और कृष्ण इन सब से चंद्र को समझेंगे। तो चंद्रमा और सूर्य का तो हम जान ही चुके हैं सूर्य वाले में, तो इसलिए सूर्य पे हम उस पे बात नहीं करेंगे। हम चंद्रमा और मंगल पे आ जाते हैं। देखो, चंद्रमा जो है वो भावात्मक रूप से काम करता है, भाव, इमोशंस, है ना। अब जैसे, और मंगल काहे पे काम करता है? मंगल साहस है। मंगल जो है वो पराक्रमक है, वो तो साहसी है, वो तो सेनापति है। अब सोचो, सेनापति कहे कि इसकी गर्दन काट दो, मां क्या कहेगी? भले ही वो उसकी मां ना हो, लेकिन वो मां है। क्यों यार गर्दन काटनी, सजा दे दो यार, कुछ कर दो यार, गर्दन मत काटो। युद्ध की बात आएगी तो और कोई रास्ता निकाल लो, युद्ध क्यों करना। तो थोड़ा समझते हैं। चंद्रमा ने एक बार मंगल के क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां अपनी शीतलता का प्रभाव दिखाने का प्रयास किया। मंगल जो साहस और ऊर्जा के प्रतीक हैं, चंद्रमा की इस दखल को चुनौती दी कि देखो हमें इमोशन मत दो। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के महत्व को समझा और यह तय किया कि भावनाएं और साहस मिलकर व्यक्ति को पूर्ण बना सकती हैं। जैसे एक साहसी व्यक्ति क्षमा की योग्यता अगर रखे, जैसे सेनापति है, कब्जा कर लिया उसने राज्य पे, हरा दिया उसको, राजा को, लेकिन जरूरत पड़ने पे क्षमा भी किया। तो क्षमा और साहस दो चीजें मिलके इंसान को कैसा बना देती? बहुत अच्छा प्रभाव देती। मतलब एक उसकी कहानियों के साहस के किस्से भी कहे जाएंगे और उसकी क्षमा की भी कहानियां कही जाएंगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो यदि मंगल और चंद्रमा मिल जाएं तो इंसान की प्रतिभा, इंसान के साहस का और इंसान की मानवता का, दोनों का एक तरीके से जोड़ हो जाता है ना। कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी है और बहुत ज्यादा एक तरीके से करुणावान भी है, वो लोगों को माफ कर सकता है। तो ये जो है एक तरीके से, अगर इसके संबंध की बात करें तो ये व्यक्ति को साहसी और संवेदनशील बनाता है। अगर दोनों एक जगह सही स्थिति में, चंद्रमा अगर सही स्थिति में हो तो इंसान को संवेदनशील बना देता है, ठीक। और अगर गलत स्थिति में हो, गलत स्थिति में हो तो क्या कर देगा? गलत स्थिति तो ये है, इमोशनली है और इमोशन के साथ साथ ताकत मिल गई। क्रोध आ रहा है तो क्रोध भड़क जाएगा, आग में घी, समझ गए? मतलब एक तरीके से गलत रूप में ये आग लगा देगा और सही रूप में ये व्यक्ति को बड़ा सम्मान भी दिला सकता है। तो चंद्रमा और मंगल इस तरीके से काम करते हैं। तो सही गलत मैंने कहा वो बाद में समझें, पहले हम ये समझ लें कि ये दोनों ऐसे काम करते हैं। इनके दो रूप होते हैं। किसी भी ग्रह की
हमेशा दो परिस्थितियां हैं, शुभ स्थिति अशुभ स्थिति। ये मान के चले, शुरू से ही मान के चले, शुभ और अशुभ दोनों ही ग्रह। देखो ज्योतिष एक बात कहता है, ज्योतिष एक कहता है कि हर ग्रह की अपनी एक विशेषता है, हर ग्रह की अपनी एक विशेषता है। वो अपने पे आ जाएगा तो तुम्हें सम्मान देगा, ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और यदि वही विरोधी हो गया तो तुम्हें जमीन पे ला देगा। हर ग्रह के पास ताकत तुम्हें टॉप पे पहुंचाने की है और हर ग्रह के पास ताकत तुम्हें नीचे लाने की है। लेकिन एक और बात ज्योतिष में है, वो नियम नंबर 2 कि कोई भी ग्रह अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी तुम्हें आगे ले जाने के लिए। कोई भी ग्रह अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी तुम्हें आगे ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रख लो हमेशा के लिए। ये नहीं कि एक ही चीज करेगी, हर ग्रह के अच्छे बुरे दो रूप, और बिना किसी सहारे के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये चंद्रमा मंगल के साथ करता है। अब चंद्रमा बुध के साथ क्या करता है इस संबंध में समझें। देखो बुध के संबंध में अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो बुध के संबंध में एक बात आई थी कि वो राजा के पुत्र हैं, आई थी, राजकुमार। लेकिन थोड़ी सी एक कहानी सुधार कर लेते हैं। सुधार क्या है वो कहानी समझते हैं। असल में बुध जो हैं, बुध का जन्म कैसे हुआ तो उसकी कहानी है। बुध का जन्म बृहस्पति की जो पत्नी थी चंद्र के पास चली गई थी और उससे एक बच्चा पैदा हुआ जो बुध है, और उसका पालन पोषण बृहस्पति ने किया। अब क्योंकि वो बच्चा नाजायज बच्चा कहा जाएगा, बृहस्पति इतने प्यारे अच्छे हैं कि वो बृहस्पति उसको भी पाल लेते हैं, भले ही वो उनकी पत्नी किसी दूसरे से संबंध से बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बृहस्पति उसको भी पाल लेते हैं। लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा नाजायज संतान। अब क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो सूर्य के वो हैं, गुरु भी हैं और वो एक तरीके से महामंत्री भी है। तो ऐसी कंडीशन में महामंत्री का पुत्र सम्मान पाए, इसके लिए उसे राजकुमार की उपाधि देते हैं सूर्य। मतलब एक राजा अपने राज्य में किसी को नीचा ना देखना पड़े, इसके लिए उसे एक उपाधि देते हैं, और वो है भी, मतलब वो उस लायक भी है, उसकी पात्रता भी है, तो उसे राजकुमार का देते हैं। तो मतलब ये पुत्र जो हैं, बुध जो पुत्र हैं, वो चंद्र के और बृहस्पति की जो पत्नी है उनके दोनों के अवैध संबंध से पैदा हुए। ठीक है, अब अगर ये सोच के देखो कि एक बच्चा, उसे ये पता लगे कि पाला तो हमें बृहस्पति ने है, लेकिन अब संतान है चंद्र की, तो जब वो चंद्र के साथ एक कमरे में बंद होगा तो क्या करेगा? पुराना बदला पुराना बदला। तो बुध है बुद्धि और चंद्र है इमोशन। बुद्धि कहती हमें तुम समझ में नहीं आते, ऐसे मुंह घुमा लेगी वो। समझ रहे हो? मतलब बुध जो है चंद्र के साथ होने पे चंद्र का साथ नहीं देगा, वो कहेगा हमें तुम्हारी कोई इमोशन से लेना देना नहीं, क्योंकि तुम, एक तो उसे गुस्सा है, और इसी गुस्से की वजह से, जैसे कोई नाजायज संतान होती है, तुमने देखा होगा, वो प्रेम रेम के खिलाफ होती। भाई नाजायज संतान है ना, वो कहती है ये प्रेम रेम से गड़बड़ होती है, गलत बच्चे पैदा होते, क्योंकि उन्हें गुस्सा होती ना कहीं। साइकोलॉजी समझो बिल्कुल। तो उसके हिसाब से ये जो चंद्रमा की पत्नी, जो तारा जो थी, गुरु बृहस्पति को छोड़कर चंद्रमा के साथ प्रेम किया, जिससे बुध का जन्म हुआ। बुध ने अपने पिता चंद्रमा से उनका प्रेम और संवेदनशील स्वभाव तो पाया। बुध के पास स्वभाव है, चंचलता वाला स्वभाव भी है, सब है, लेकिन बुध ने अपनी बुद्धिमत्ता से चंद्रमा की भावात्मक अस्थिरता को संतुलित किया।
बुध कहता है हम इतनी जल्दी नहीं भटकेंगे जितनी जल्दी ये चंद्रमा भटक जाता है, ये 2-2 दिन 2.5 दिन में इधर उधर बदलता रहता है, हम ये नहीं करेंगे। इसी कारण चंद्रमा और बुध का संबंध कभी कभी टकरावपूर्ण होता है। किन्हीं कंडीशन में ये टकराव हो जाता है। तो चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है जबकि बुध बुद्धि का। इन दोनों का संतुलन अगर हो तो व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है। जैसे इमोशनल लोग होते, इमोशनल लोग निर्णय नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए बात करें, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ा हो और वस्तुतः स्थिति उसकी ऐसी हो कि जेब में पैसा ना हो, वस्तुतः इसकी जेब में पैसा ना हो और प्रेम हो, तो वो प्रेम तो है चंद्र के कारण और जेब में पैसा नहीं है, ये है सामाजिक स्थिति के कारण। तो बुद्धि को क्या करना चाहिए? बुद्धि को करना चाहिए भाई थोड़ा प्रेम प्रेम को साइड में रखो, क्योंकि खाने को नहीं होगा तो प्रेम प्रेम सब भूल जाओगे, यही तो होगा भाई। या तो वो प्लान करके कि हम क्या कर लें, नहीं तो वो कहेगा नहीं है इस समय ये निर्णय लेने का नहीं है। तो जैसे कहते माँ बाप निर्णय लेते हैं भाई बच्चे को शादी करनी है, लेकिन भाई पहले कुछ कमाने लग जाए फिर शादी करो, अभी कुछ कमा नहीं रहा शादी कर दो, ये कोई बात हुई? तो इस तरीके का फैसला बुध लेता। तो कहते हैं निर्णय लेने की क्षमता को मतलब जो है सही करता है। शुभ संबंध व्यक्ति को भावात्मक रूप से बौद्धिक रूप से संतुलित बनाता है, भावात्मक और बौद्धिक रूप से संतुलित बनाता है। और यदि संबंध प्रतिकूल हो तो उसी समय मानसिक अस्थिरता पैदा कर देता है। मतलब बुध साथ ना दे तो वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देगा। जैसे बुद्धि साथ ना दे ऐसे में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चंद्रमा के साथ इसके संबंधों को समझ ले तो ये होता है बुध के साथ। आई बात समझ में? जब आई बात समझ में हाँ लग जाएगा तब हम आगे बढ़ा करेंगे, है ना? नहीं तो हम उसी पे रहेंगे, समझाएंगे देर तक। अब चंद्रमा के गुरु से संबंध, ठीक है? अब देखो कहानी कहती है चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति के पास शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि वही उन्हीं ने पाला भाई। उनकी पत्नी भले ही चली गई थी किसी के पास, बच्चा पैदा हो गया, लेकिन पाला तो उन्हीं ने, तो ज्ञान भी उन्होंने दिया। तो बृहस्पति ने चंद्रमा को धर्म, ज्ञान, सत्य के मार्ग पे चलने की प्रेरणा दी। बृहस्पति का यही काम है, वो सत्य सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। हालांकि तारा के साथ चंद्रमा के संबंध के कारण गुरु ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वे कभी स्थिर नहीं रहेंगे। जब ये तारा के साथ चंद्रमा का संबंध हुआ था तो जो गुरु हैं मतलब बृहस्पति ने श्राप दिया था चंद्रमा को कि तुम कभी स्थिर नहीं रहोगे। इसीलिए चंद्रमा मतलब वो छोटा बढ़ता घटता बढ़ता रहता है, कभी पूर्णिमा आती, अमावस्या आता, घटता बढ़ता जो रहता है वो बृहस्पति के श्राप के कारण है। संबंध का कारण गुरु ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा परिवर्तनशीलता का। यह अंतर इनके संबंधों को चुनौतीपूर्ण बनाता है। देखो चंद्रमा जो है वो परिवर्तनशीलता। अब चंद्र कौन है फिर समझ लो, बृहस्पति से चंद्र का संबंध बता रहे हैं। बृहस्पति की पत्नी के साथ इनका अफेयर चला था। अब अगर ये दोनों साथ में होंगे जबकि बृहस्पति फिर भी सौम्य है, बृहस्पति फिर भी समझदार हैं, तो वो अपने तल पे समझदारी दिखा लेंगे। लेकिन चंद्रमा की जो अगर मन की हरकतें वो करते रहेंगे तो बृहस्पति साथ नहीं देंगे। इसलिए इनका शुभ संबंध व्यक्ति को धर्मपरायण और नैतिक बनाता है। यदि चंद्रमा और बृहस्पति सही स्थिति में हो तो इंसान नैतिक रूप से और धर्म के रूप में बिल्कुल अच्छा व्यक्ति होता है। उससे धर्म की भी बात निकलेगी, नैतिकता की भी बात निकलेगी, क्योंकि दोनों के गुणों का उपयोग होगा। अच्छे का मतलब इनके गुण साथ, और अच्छे नहीं होने का मतलब वो अवगुण हैं, आध्यात्मिक भटकाव हो जाएगा, अस्थिरता का कारण बना रहेगा। तो गुण अच्छे और अवगुण बर्बाद कराने के लिए।
तो ये चंद्रमा और गुरु इस तरीके की स्थिति पैदा करते हैं। दोनों के गुणों को ध्यान रखो। चंद्रमा के गुण तुम्हें पता है और गुरु के गुण पता है। दोनों सही होंगे तो क्या होंगे। और फिर कह रहा हूं, सही गलत आगे सिखाएंगे, कहां सही होते हैं कहां गलत होते हैं। इसके बाद आते हैं चंद्रमा और शुक्र। ठीक है। और जैसे मैंने कहा था, चंद्रमा मां भी है, चंद्रमा मन भी है। दोनों बातों से समझना होगा, एक बात से नहीं समझ सकते। तो चंद्रमा और शुक्र भावनाओं और भोग विलास का मेल। भावना और भोग विलास, यानी कि चलती क्या खंडाला और आई लव यू। समझ रहे हो। अगर दोनों सही मिल जाएं तो जिसे तुमने प्रेम किया वो तुम्हारे साथ खंडाला भी घूमेगा और आई लव यू वाला भी, इमोशन वाला भी सीन चलता रहेगा। ठीक है। तो शुक्राचार्य जो थे वो दैत्यों के गुरु थे और चंद्रमा के मित्र हैं, क्योंकि चंद्रमा चंचल है ना। उन्हें कृष्ण की शुक्राचार्य से बन जाएगी, क्योंकि कृष्ण जो है वो भी कहते मार ताले, मारना ही तो है, झूठ बोल के मार दे। और थोड़े थोड़े ये भी ऐसे ही हैं भाई। शुक्र का लक्ष्य है कि क्या काम करना है, और चंद्रमा का भी लक्ष्य था कृष्ण के रूप में महाभारत जीतनी थी। तो ये दोनों मित्र हैं। तो ये दोनों मित्र जो हैं वो भोग विलास को और सौंदर्य को स्थान देते हैं। सौंदर्य, इमोशन, ये जो हैं ये सब चीजें, कभी कभी तुम किसी के अंदर ऐसे देखोगे कि उसके अंदर सौंदर्य भी है, इमोशन भी अच्छा है, सब कुछ बहुत बैलेंस्ड है। तो चंद्रमा और शुक्र जो है वो इस तरीके की स्थिति को पैदा करते हैं। इन दोनों के संबंध का प्रभाव, अगर किसी की जिंदगी में चंद्रमा और शुक्र आ जाए तो शुक्र क्या है, पैसा। देखो सुनो, शुक्र पैसा है, शुक्र जो है लग्जरी है, शुक्र प्रेम है, और चंद्रमा क्या है, कला है, नृत्य है। इमोशन क्या है, इमोशन इसी चीजों में होता है। कला है, चित्र है, चित्रकारी है, और ऐसे कविताएं लिखने वाले हैं। तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, पैसा तो है ही है, अब लाओ चित्रकारी करते हैं, है ना, पिकासो बना देगा, है ना। अगर पैसा है और मतलब मन भी है तो फिर वो बहुत खूबसूरती पैदा कर देगा समाज में। जैसे तुम देख लो वो अनिल, वो जो कहने अंबानी की जो पत्नी है नीता अंबानी। नीता अंबानी देखो, पैसा भी है और सौंदर्य भी, मार वो हर समय उसी तरीके के काम। उसके यहाँ शादी होती है तो उन्होंने कहा पंडितों को भी खुश करना है, भोजन भी अच्छा खिलाना है, नाचना भी खूब है, सब कुछ करना है उनको। वो क्रिएटिविटी पूरा, उन्होंने कहा यहाँ पे सुंदर से फूल लगाओ, यहाँ पे सुंदर से ये करो, मतलब वो ये काम करेगा। तो चंद्रमा और शुक्र मिलके आपको ये चीजें बढ़ा देते हैं, भौतिकता बढ़ाते हैं, सुख बढ़ाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, कला बढ़ाते हैं। और यदि, अब देखो यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर अभी तक तो सुनते आए हैं कि एक तरफ दो ग्रह शुभ मिल जाएं तो इनके गुण मिलते हैं। अब ये दोनों मित्र ग्रह हैं तो अशुभ तो नहीं मिल सकते। अब ये नया विज्ञान है। दो मित्र ग्रह हैं तो क्यों लड़ेंगे, लेकिन दोनों मिलके, तो एक तो होता है जहां चार यार मिल जाएं वहीं रात गुजरदार, मतलब मस्ती। और दोनों मित्रों ने अगर एक दूसरे को भड़का दिया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, तो क्या करेंगे, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, अतिचारी हो जाएंगे। दो शुभ ग्रह बुरे कब होते हैं, जब वो एक दूसरे को भड़का दें। ये बुरे होकर नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये नुकसान दूसरे ढंग से पहुंचा रहे हैं। ये तुम्हारी कला छीन नहीं लेंगे, लेकिन फिर तुम नग्न चित्र बनाने लगोगे, फिर तुम्हें ये मतलब अतिचारी कर देंगे। ये तुमसे ऐसे काम करवा लेंगे जो समाज कहेगा यार ज्यादा हो गया भाई, देखो भाई अति हो गई ये तो।
होता ना कि भैया ये पीता है ठीक है, लेकिन ये अति कर दी यार, दिन भर पीता रहता है यार। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि कोई आदमी कविताएं लिखता है, लेकिन ये तो हद हो गई। अब वो उसे पेड़ों में आम लटकते की बजाय स्तन दिख रहे हैं, तो ये तो अतिचारी हो गया। कालिदास के संबंध में नहीं है, अश्लीलता आ गई उनके साहित्य में। समझे बात को? तो ये चीजें जो हैं ये अतिचारी बना सकते हैं, अति भोगी बना सकते हैं, ये अति पैदा कर देंगे। तो ये भी बात समझने वाली कि दो मित्र ग्रह हैं लेकिन गड़बड़ कर देते हैं। इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी है कि जैसे जब चंद्र को श्राप लगता है बृहस्पति द्वारा, मतलब इसमें चंद्र की जब शादी होती है तब ऐसा है कि उनको जिससे प्रेम हुआ था वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी ही बहन थी जो खूबसूरत नहीं थी। तो अब जिसकी वो पुत्री थी दक्ष प्रजापति की, वो राजा थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई खूबसूरत बेटी तो बिहार लेगी, इसका कौन। तो उन्होंने तब चंद्र के सामने ऑफर रखा था कि भाई आप ना हमारी दोनों बेटियों से शादी कर लो, ठीक है। तब चंद्र ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वहां पे स्वार्थ था। देखो चंद्र स्वार्थी भी है, स्वार्थी भी है, हाँ, क्योंकि उसको अपनी पसंद की वाइफ चाहिए ना, इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उस पत्नियों के साथ अन्याय भी किया। यहाँ बृहस्पति की वाइफ के साथ भी अफेयर चले। चंचल है ना, एक से संतुष्ट भी नहीं हो रहा है वो। तब उनको दक्ष प्रजापति के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा जब श्राप लगा कि चंद्र तुम्हें बहुत अपनी खूबसूरती का घमंड है, पूर्णिमा का चांद किसे खूबसूरत कृष्ण बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है, तो अब तुम अमावस्या जियोगे, साले काले ही हो जाओगे, दिखोगे ही नहीं। अब यहाँ पे इस श्राप से तो वो मुक्ति नहीं हो रहे हैं चंद्र। तब यहाँ पे शुक्र उनकी मदद करते। यहाँ पे आता है ध्यान। शुक्र उनको सिखाते हैं कि 9 ग्रह से भी ऊपर एक चीज होती है और वो शिव बैठे हैं, परमात्मा। और इंडिया में जैसे सोमनाथ हम सबने सुना है, वो जगह है जहां पे चंद्र ने बहुत सालों तक तप किया और शिव ने उसको प्रसन्न होकर एक आशीर्वाद दिया कि तुम 15 दिन मतलब महीने में एक बार पूर्ण होगे और एक बार अंधकार में जाओगे। तो इससे थोड़े से नाराज भी है बृहस्पति कि मेरे श्राप को डिनाई करवाया, लेकिन शिव ने न्याय दोनों की ओर किया कि तुम जीवन भर श्रापित भी दिखोगे और जीवन भर आशीर्वाद भी दिखेंगे। तो यहाँ पे शुक्र ने उनकी हेल्प भी की थी अपना पश्चाताप करवाने के लिए। और इसीलिए आप देखो कि चंद्र की शक्तियां 2 वक्त बहुत बड़ी होती हैं, पूर्णमासी के वक्त और अमावस्या के वक्त। ये अतिचारी होते हैं, थोड़ा समझ लेना। यहां पे दोनों क्योंकि शुक्र और वो मिल जाते हैं, तो अब देखो साधना का भी यही समय है और ये उसी दिन इतनी ऊर्जा बड़ी होती है। कहते हैं कि यदि बालक का जन्म देना हो तो ये शास्त्रों में उल्लेखित है कि उस दिन बच्चा कंसीव नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे पे अगर कंसीविंग के दिन, मतलब सपोज दैट चंद्रमा जिस दिन जो है वो अमावस्या है, उस दिन कंसीव अगर किया तो हो सकता है आत्मा से कमजोर हो, क्योंकि सूर्य का बिल्कुल प्रकाश नहीं मिल रहा। और अगर पूर्णमासी पे हुआ तो मन एकदम विकराल होता है, पागलपन की स्थिति तक होता है, तो हो सकता है मतलब एकदम आक्रामक बच्चा पैदा हो जाए, पागल बच्चा पैदा हो जाए। तो ये 2 दिन कंसीव नहीं करना चाहिए। मतलब इन दोनों दिन में एक तरीके से सेक्स करने को ही वर्जित बताया। उन्होंने कहा सेक्स में उतरो ही मत, कि अगर उस दिन बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर यहां पे मन संतुलित है और शुक्र का सहयोग है, शुक्र का सहयोग है, शुक्र साधना भी है। अगर मतलब जो प्रेमी जोड़ा है वो मन के तल पे प्रेम में नहीं उतरा, वासना के तल पे प्रेम में नहीं उतरा, तो इसी दिन उनके द्वारा जो बच्चा जन्मेगा वो श्रेष्ठतम बच्चा होगा। समझ लेना, दोनों स्थिति समझो। सूर्य का पूरा प्रकाश पड़ रहा है
चंद्रमा पूरा एकदम खिला हुआ है और तुम देखो सूर्य उस दिन नहीं निकला, रात में तो सूर्य नहीं निकलता, लेकिन चंद्रमा की रोशनी इतनी होती कि रात में भी दिखाई पड़ता है। यानी कि उस दिन अगर मन बीच में ना आड़े आए तो उस दिन रात में भी सूर्य है। यानी कि ऐसा बच्चा भी पैदा हो सकता है जो दिन और रात दोनों में आत्मावान हो, सम और विषम दोनों परिस्थिति में उसके पास आत्मा हो। और यदि अमावस्या की बात कर लें तो अमावस्या पे भी पैदा अगर मन नहीं हो तो ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जिसमें कोई भी विकार ना हो, क्योंकि अमावस्या का मतलब अब आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, ना रात को तुम्हें कुछ दिख रहा है, बिल्कुल अंधकार है। यानी कि आपकी सारी वासनाएं क्षीण हैं। पूर्णिमा वाले दिन सारी वासनाएं चरम पे होती हैं। प्रेमी रात को बैठते हैं, पूर्णमासी को देखते हैं। कभी देखा अंधकार में प्रेमी, अमावस्या में प्रेमी बैठे जाके? वो गाना भी है, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में आ जाएगी बाहर। कभी कोई ये कह रहा है आजा सनम अंधेरी रात में चले हम, वो आ जाएगी बाहर? कभी कोई गाना नहीं बना। तो ये समझना है कि एक दिन मन शून्य हो सकता है, यानी कि एक ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जो पूर्ण संत हो। फिर समझो, एक ऐसा बच्चा अमावस्या पे पैदा हो सकता है जो पूर्ण संत हो, और पूर्णमासी के दिन एक ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जो कि पूर्ण आत्मावान हो, यानी कि सूर्य ही पैदा हो सकता है। लेकिन इसके लिए उन जोड़ों को ख्याल रखने की जरूरत है, और अगर वो ख्याल नहीं रख सकते तो उस दिन भाई कुछ करो ही मत, इसका भी उल्लेख है। पैदा होना नहीं कह रहा हूं, कंसीव करना कह रहा हूं। कंसीव का मतलब सेक्स करते वक्त, हाँ, गर्भ धारण के वक्त, गर्भ धारण के लिए मना है, क्योंकि गर्भ धारण में दो है ना। आप समझो, प्रेमी जोड़े दो हैं, तो एक मन के तल पे आया, मन के तल पे जो आया वो चंद्रमा है, और एक वासना के तल पे आया वो शुक्र है। इन दोनों से मिलकर ही तो बच्चा पैदा होगा। भाई सेक्स के लिए दो ही चीजें चाहिए, मन की चंचलता के लिए सेक्स में जाता है या भोग विलास के लिए सेक्स में जाता है। तो दोनों की तरफ से अगर ये दोनों ही कारण ना हो और फिर भी सेक्स हो, क्योंकि वो जोड़े भी दिव्य चाहिए। देखो, मैं यहां पे अगर नहीं समझ में आई हो बात तो आप लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं। ये सही बात हो रही है क्लियर बात? माता पिता का मिलना, यस, माता पिता का मिलन। इसीलिए मिलन के संबंध में एक और बात कही गई, ज्ञान लेते चलें। मिलन के संबंध में भी एक बात कही गई। उन्होंने कहा अच्छे बच्चे का जन्म तभी हो सकता है जब बच्चा कामच ना हो। एक शब्द है कामच। उन्होंने कहा कामच का मतलब क्या? उन्होंने कहा कामना से न पैदा हो। तो उसके लिए ऋषियों से पूछा गया कि कामना से ना पैदा हो ऐसा कैसा संभव है? क्योंकि कामना तो होती है। अगर कोई पुरुष सेक्स में उतरेगा तो दिमाग में सेक्स होगा तभी तो उतरेगा, या बिना सेक्स के तो नहीं। बिना कामना पहले आएगी, उसके बाद आपके लिंग में आकर्षण आएगा, उसके बाद ही आप जो है सेक्स में जा पाएंगे। हो गई ना कामना। और स्त्री के पास मन होगा तब वो आगे पुरुष को आकर्षित करेगी। लेकिन अगर, फिर ऋषियों ने इसका जवाब दिया, इसका जवाब है ब्रह्म मुहूर्त में, जब स्त्री का चित्त पूर्णता शांत होता है, उसके पास मन नहीं होता, और पुरुष के शरीर में बिना किसी विचार किए सेक्स का तेज होता है। सुबह 3 से 5 के बीच लिंग में आकर्षण होता है, बिना कोई विचार किए। सेक्स की कल्पना भी नहीं की होती है, लेकिन शरीर तैयार होता है सेक्स के लिए, क्योंकि स्त्री की शरीर की बनावट ऐसी है कि अगर उस समय पुरुष उससे कहे और वो स्त्री सेक्स में आए तो एक तरीके से बिना मन के आ सकती है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त को बताया गया कि अच्छा बच्चा पैदा होने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में गर्भ धारण की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए कोई प्लान नहीं होगा, तो जब तुम्हारा मन नहीं होगा, जब तुम्हारी वासना नहीं होगी, तो तुम्हारा जो बच्चा पैदा होगा उसमें मन और वासना नहीं होगी। और जिसमें मन और वासना नहीं होगी वो बच्चा बहुत सच्चा बच्चा होगा। मन और वासना का मतलब सेक्स की बात नहीं, सेक्स होगा लेकिन वासना से चलने वाला नहीं होगा। क्लियर? बहुत बड़ी बात है, जाननी चाहिए। और इसीलिए मैंने इसकी चर्चा के दौरान बताई कि ज्ञान लेते चलो बीच बीच में।
तो ये जरूरी है। उदाहरण के समय कोई कुंडली का समय भी कहा जाता है। अरे भाई साहब, अभी इतनी जल्दी कुंडली में मत जाओ, है ना। पान के पैसे में पानी खाओ, तुम तो दुकान खाना चाहते हो। अभी इस समय जो सिखा रहे हैं वो सीखो, फिर एक दिन अपने आप अपनी कुंडली निकाल लेना। हमसे कहोगे तो हम कम से कम 15 लाख रुपए लेंगे इस बात को बताने के लिए, ठीक है। खैर, चंद्रमा से शनि पे आ जाते हैं, ठीक है। चंद्रमा और शनि के संबंध में बात करते हैं। कोई कहानी कहना चाहोगे? नहीं, आप बता। ठीक है, देखो तो चंद्रमा जो है और शनि का स्वभाव की आप समझ जाओ स्वभाव का। एक तरफ भावना है, दूसरी तरफ अनुशासन है। चंद्रमा में भावना है और शनि में अनुशासन है। शनि अनुशासन से चलते हैं। तो चंद्रमा और शनि का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। चंद्रमा सौम्यता और भावनाओं का प्रतीक है, जबकि शनि अनुशासन, कठोरता और स्थिरता का प्रतीक है। शनि ने चंद्रमा को जीवन के कठोर सबक सिखाए, जिससे चंद्रमा का स्वभाव और अधिक संवेदनशील हो गया। समझो, शनि ने चंद्र को जीवन के कठोर सबक सिखाए हैं, जिससे चंद्रमा का स्वभाव और अधिक संवेदनशील हो गया। संबंधों का कारण शनि चंद्रमा को अनुशासन और जीवन की कठिनाइयों का महत्व सिखाते हैं। जैसे थोड़ी देख लिए आप लोग इसे, जो मुझे जान जाओ तो समझो। जैसे नियति हैं, दिव्या हैं, या और भी मेरे साथ कोई रहता है, तो ये स्त्रियां चंद्र हैं, है ना। मैं शनि हूं। मैं शनि मतलब आपने देखा होगा, मैं सिखाता हूं यार, अनुशासन में रहो, काम सही करो, है ना। ये चीजें देखो, टाइम पे काम होना चाहिए। आपने देखा होगा, वैसे माँ को तो ऐसी होती है कि भाई चलो, जब बच्चे को भूख लग रही है तब खाना बनाएं। सामान्यतः माँ कब खाना बनाती? जब बच्चे को भूख लग रही हो। लेकिन हम आश्रम में हैं तो हम कहते हैं भूख नहीं, समय पे खाना बनना चाहिए। अनुशासन आ गया। माँ के तहत चले तो उसका जब मूड होगा, जब बच्चों को भूख लगेगी, खाना बनाएगी। लेकिन अनुशासन कहता है कि क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए तुम नियम में। तो हम नियति को कहेंगे, नियति टाइम पे होना चाहिए। और नियति क्योंकि हमारे साथ चल रही, शनि और चंद्र साथ हैं, तो नियति अनुशासन का पालन करेगी। यहां पे चंद्रमा अनुशासन नहीं सीखेगा, मन नहीं सीखेगा। अगर चंद्रमा और शनि साथ में हैं, तो चंद्रमा को ही समझौता करना पड़ेगा, शनि समझौता नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना। तो जहां पे चंद्रमा और शनि साथ होंगे, वहां पे शनि की चलेगी। शनि को नेतृत्व दो, शनि नेतृत्व देगा। यानी कोई चंचल स्वभाव का व्यक्ति है और वो उसके ग्रह में थोड़े दिनों के लिए शनि आ गए, तो जितने दिन के लिए शनि आएंगे ना, उसकी चंचलता भूल जाओ। अब जरा सीख लो, जिंदगी के सबक सीखो। इसमें एक छोटी सी चीज है कि जब किसी की 7.5 आती है ना, तब इमोशन की हालत बहुत खराब होती है। हाँ, 7.5 में इमोशन समाप्त होता है। अब यहाँ 7.5 की बात आ गई, तो आप लोग सोचोगे 7.5 कैसे होती है, तो मैं बता देता हूं। चंद्रमा जिस घर में बैठा होता है, जैसे चंद्रमा किसी का मान लो तीसरे घर में बैठा है, ठीक है, तो 7.5 कैसे आती है? शनि चल रहे हैं, तो ग्रह की चाल ऐसी होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, फिर 12 से फिर पहला, दूसरा, ऐसे मतलब यही चलती है। तो चंद्रमा किसी का सपोज दैट तीसरे घर में है, तीसरे घर में चंद्रमा है, तो शनि जिस समय दूसरे घर में आएंगे, अब चंद्रमा की आफत शुरू हो गई, एक घर पहले से शुरू हो गई। यानी कि वो एक घर पहले ही आए, अभी दूसरे में आए हैं, और दूसरे में आते ही शनि ने अपना प्रभाव डाल दिया, 7.5 शुरू हो गई। यानी कि अब ये 2.5 साल तक दूसरे में रहेंगे, लेकिन प्रभाव डालेंगे। फिर 2.5 साल आगे बढ़ के आएंगे तो आ जाएंगे तीसरे में, और फिर 2.5 साल बाद तक सिखाते रहेंगे। यानी कि दूसरे, तीसरे और चौथे, यानी कि शनि आएंगे ना, तो इसीलिए कहते हैं शनि पहले से अपना काम करते हैं। बहुत बड़ा ग्रह है, शनि आने से पहले ही अपने आफत काट देते हैं। जिस घर में आ रहे होते हैं, उससे पहले ही 2 साल पहले अगले घर को खबर हो जाती, सुनो भाई अब तुम्हारे आने वाले हैं। जैसे कोई गेस्ट बड़ा आ रहा हो, तो आपकी तैयारी पहले से होती है। तो शनि बहुत बड़ा ग्रह है,
तो वो आपके घर में जब आने वाला हो तो अगले घर में मतलब पड़ोसी के घर में वहीं से आपको आवाज अरे भाई ऐसा समझो मोदी जी आने वाले हों ये पता लगना हो तो मोदी जी तो भाई एक हफ्ते पहले से प्लान हो जाएगा कि आ रहे हैं तीवड़ा में, तो वो भी ऐसा समझो चूना उना पहले पड़ने लग जाएगा, पहले ही सब अलर्ट हो जाएंगे, सुनो भाई सब मोदी जी आ रहे हैं, सब सारे आस पड़ोस के सैनिक सिपाही सब ठीक एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो शनि की 7.5 भी हमने यहां बता दी, क्योंकि दिमाग में आता ना 7.5 कब शुरू होती है, तो आपके चंद्र जहां बैठा है उससे एक घर पहले में जब शनि पहुंचेगा, और ये भी सिखाएंगे कैसे चलते हैं कितने कितने घर बाद, और वो कहां पे पता लगता है इस समय घर कहां पे है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है खेल। तो शनि नहीं झुकेंगे, चंद्रमा को ही झुकना पड़ेगा, और अगर चंद्रमा ऐंठ दिखाएगा तो भाई पैक कर बिस्तर निकल ले घर, अपने साथ तो बनती नहीं, क्योंकि अनुशासन के आगे मन नहीं चलेगा। तो देखो थोड़ा अनुशासन और मन का साथ नहीं है ना, अनुशासन तो अनुशासन है। अब देखो अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, ये व्यवस्था कैसे चल रही है यहाँ पे सखा वेलनेस में, ये व्यवस्था सखा परिवार की व्यवस्था किससे चल रही है? ये अनुशासन से चल रही भाई, बड़ी व्यवस्था। अनुशासन मतलब इतने बजे खाना बनना है, इतने बजे चाय बननी है, चल रही है ना इससे। अब मन हो जाए, मैंने कहा यार मन है स्वामी जी यार 2 दिन के लिए हम यार जरा घूमने चलते हैं, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा सुनो, पहले या तो व्यवस्था निर्मित करो, अनुशासन बनाओ, किसी को अपनी जिम्मेदारी सौंपो, फिर चलो। बिना जिम्मेदारी करे तो सब व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो इसलिए शनि के साथ चलना मुश्किल है। शनि इतने अनुशासन प्रिय हैं कि उसके लिए वो कोई कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझ गए? तो शनि के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इमोशनल लोगों को, जो ज्यादा इमोशनल होंगे वो निकलिस, शनि नहीं मानेंगे, क्योंकि शनि के पास जितनी भी चीजें, शनि कहते हैं इमोशन से गुजर के आए, हमें पता है। लोग हमसे कहें कि स्वामी जी आपको तो इमोशन का क्या पता? अरे भाई खूब पता है, खूब जाना, खूब जिया है जिंदगी में, हमने इमोशन भी जाना है, हमने साधना भी जानी। शनि एकमात्र ग्रह है, बताते चले, और आप लोगों को 3 ग्रह धर्म के ग्रह हैं, 3 ग्रह धर्म के ग्रह हैं। पहला ग्रह बृहस्पति, जिसको सूर्य ने जिम्मेदारी दी, सूर्य ने नियम तय किए, तो बृहस्पति नियम से चलते हैं। शुक्र दूसरे, क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र थोड़े बहुत नियम तोड़ के चलते हैं, लेकिन फिर भी वो हैं सच्चे। तीसरे हैं शनि, शनि भी धार्मिक हैं, शनि भी आपको मोक्ष की यात्रा कराना चाहते हैं, लेकिन शनि जीवन के प्रैक्टिकलिज्म से आपको गुजारेंगे। चलो और समझ लेते हैं, आप लोगों को मजा आएगा। मैं कहता हूं कि बृहस्पति के पास ज्ञान है, राजा जी ने ज्ञान दिया कि भाई ऐसा ऐसा पालन करना, ठीक है, लेकिन परिस्थितियां बदल गई, कनपटी पे आके बंदूक रख दी किसी ने। अब बोले बृहस्पति देख भाई, अब या तो बसंती नाचेगी या फिर जो है बीरू को उड़ा दिया जाएगा। तो बीरू कह रहे हैं बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना, उड़ा दे। बीरू है कौन? बीरू शनि समझो। तो बसंती कह रही अरे छोड़ यार तू मारा जाएगा, मैं नाच लेती हूं, है ना। तो बृहस्पति अपने नियम थोड़े दिन के लिए त्याग देंगे, बृहस्पति त्याग देंगे नियम। वो कहेंगे यार इस समय खतरा है, जान बची तो लाखों पाए, फिर बाद में देख लेंगे, इस समय तो जान बचानी है। देखो स्वामी जी, आप समझ सकते हो, अगर परिस्थिति जान पे आ गई तो थोड़ी देर के लिए नीम हिल जाएंगे। या आपका ज्ञान है, ज्ञान आन गया, अगर भूख लगी हो और खाने को ना मिले तो बृहस्पति कहेंगे सबसे पहले भाई भूखे पेट ना भजन गोपाल, बृहस्पति कह देंगे ऐसे। शुक्र कैसे? शुक्र लग्जरी, शुक्र नियम से चलना है। शुक्र ये कह रहे हैं कि ठीक है प्रेम हो, पैसा हो, लग्जरी हो, ये शराब पीने वाले को भी मोक्ष मिले, सब बातें कह रहे हैं, लेकिन शराब पीने के लिए पैसा ना मिले, भोग करने के लिए स्त्री ना मिले, अभी शुक्र भी हिल जाएंगे। शुक्र का कंफर्ट छीन लो, शुक्र की रजाई छीन लो, नींद नहीं आ सकती,
तो शुक्र भी कहेंगे। अगर शुक्र से अभी आके कहें, वो कहते तो बहुत बातें करते हो ना कि ये गरीबों को भी मिलना चाहिए मोक्ष वोक्ष, चल जा हमने तुझसे पैसे छीन लिए, चल जा हमने तुझसे कंफर्ट छीन लिया, चल जा हमने तुझसे लग्जरी और सब छीन लिया। तो शुक्र कहेंगे भाड़ में गया, भाड़ में, हमें नहीं दिलवाना किसी को मोक्ष, हमें तुम ये दो, हम तभी चल पाएंगे, इसके बगैर चल नहीं पाएंगे, इसके बगैर नहीं चल पाएंगे शुक्र। लेकिन शनि क्या है? शनि ने कहा देखो हम बचपन में इमोशनल थे, खूब इमोशन देखे हैं, 100% पकने के बाद इमोशन छोड़ दिए, उसके बाद हमने तपस्या भी की है, हमने तपस्या में सब कुछ देखा है, जर्जर अवस्था देखी है, हम बिल्कुल पक गए हैं, तब हम आगे बढ़े हैं और अब हमें समझ में आया है कि सूर्य भी अच्छा है। मतलब तपस्या के बाद समझ में आया सूर्य अच्छा है, तो अब हमें यह भी पता है कि सूर्य सही है। तो फिर शनि के नियम हैं, शनि के नियम असल में सूर्य की ही छाया है। भाई शनि भी तो एक व्यवस्था ही बना रहे हैं, लेकिन वो अनुभव से गुजर के। तो शनि जब नियम बनाएंगे तो शनि के सामने कोई आके कहेगा गोली मार देंगे, नियम हटाओ, शनि कहेंगे अगर नियम ही हट गए तो हमारा क्या वजूद है, तो इससे अच्छा गोली मार दे। शनि नहीं घबराएंगे, शनि कहेंगे मार गोली, हम नहीं नाचते, कुत्तों के आगे नहीं नाचेंगे, कुछ भी हो जाए। जैसे मैं हूं इस मामले में बैठू, अगर कोई कभी यहां आके कह दे कि स्वामी जी हम आपकी व्यवस्था सब भंग कर देंगे, हटाओ ये, तुम अपने अपने जिद छोड़ो, तो मैं कहूंगा व्यवस्था भंग कर दे फिर खड़ी कर लेंगे, लेकिन सारे जिद नहीं छोड़ते। शनि ये हैं। तो शनि जीवन के प्रैक्टिकल होके गुजरे हैं, उन्होंने सब देखा है। तो जैसे अगर नियति हमसे बोले अरे स्वामी जी घूमने चले, क्या रखा है व्यवस्था में, तो मैं कहा नियति ये तुम्हारा जो घूमना है हम समझ रहे हैं, लेकिन इसे त्यागा जा सकता है। लेकिन हम जो कर रहे हैं, अगर हमने त्याग दिया, अब सोचो दो सबसे विपरीत ग्रह शनि सूर्य, कहने को तो लड़ाइयां हैं, लेकिन जरा समझ के देखो, सूर्य अपना काम छोड़ दें, अनैतिकता फैल जाएगी नहीं फैल जाएगी जगत में, और शनि अपना कर्म छोड़ दें। मान लो शनि लेबर, मान लो अगर पूरी दुनिया से लेबर खत्म कर दो, अभी तुम लोग चाहते हो ना जगत में सब सम्मान आ जाए, चलो भाई लेबरों को दे देते हैं 1-1 करोड़ रुपए, अब मुझे बताओ कितने मकान बनेंगे? लेबर को 1-1 करोड़ रुपए दे दिए, अब स्वामी जी आपके पास लेबर के पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप कहोगे वो तो अपना मकान बना लेगा ना भाई, उसे लेबर ही नहीं मिलेंगे, और उसके पास 1 करोड़ रुपए है तो वो लेबरी करना नहीं चाहेगा, फिर क्यों करेगा? तो जगत की गति रुक जाएगी। जगत में लेबरों का भी अपना स्थान है, जगत में बैलेंस जरूरी है कि थोड़े लेबर चाहिए, थोड़े अमीर चाहिए, थोड़े बीच वाले चाहिए, थोड़े मकान जिनके बन जाए वो चाहिए, और थोड़े वो चाहिए जिनके मकान ना बने हो, तभी जीवन चलेगा। सब लोग बराबर हो जाएं। अभी वो कहते नहीं कि चलो हम तो समाजवादी हैं, दुनिया में सब बराबर हो जाएं, चलो सबके पास 100-100 करोड़ रुपए हो गए, अब बताओ काम कौन करेगा? सोच के देखो, प्रैक्टिकल बात देखो। तो अगर आत्मा ना हो तो अराजकता फैल जाएगी, और अगर शनि अपना काम छोड़ दें तो जीवन की गतियां रुक जाएंगी सब। इसीलिए अनुशासनता बहुत जरूरी है, जरूरी है। तो आज समझ में आ रहा होगा कि शनि की जो चीजें हैं वो क्यों जरूरी हैं। शनि बुरे तो बहुत लगते हैं, शनि कठोर नजर आएंगे। अब मैं हूं, अगर नियति की मान के मैं यहां घूमने चला जाऊं और आश्रम में, अब नियति कहेगी सामने बैठा अल्लाह का बदनामी कर रहे नहीं मैं घूमने जाने की कहती भी हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ ये कहती है, लेकिन ज्यादातर कैंसिल ही, सेवा कैंसिल, नहीं जा पाएंगे, पहले काम पूछो। ये कहती है कई बार स्वामी जी, मैं कहना ना भाई काम है, कहीं नहीं सोचती, बताओ यार मना कर देते हैं। लेकिन आप सोचो, काम से घूमना भी हो जाएगा, व्यवस्था गांठ लो। अभी आप इमोशन के तल पे हो, साधना करके समझदारी के तल पे आ जाओ,
एम्प्लॉय रख लो, उसको सही से मैनेज कर लो तो घूमो, लेकिन व्यवस्था बनाओगे ना। और अगर अभी से हम कर दी तो व्यवस्था गिर गई, फिर घूमने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो सब चीजें जुड़ी हुई हैं और सबसे ज्यादा समझ शनि के पास है। कभी अब कल स्वामी जी हमसे कह रहे थे, जब परसों वाले दिन हम हलवा बना रहे थे, तो हलवा बनाते बनाते स्वामी जी के साथ थोड़ा टहलने गया, तो स्वामी जी हमसे कहने लगे यार मैं एक बात सोच रहा, तू हलवा भी बना लो, तुम किचन में सब्जी भी बना लो, तुम मंच पे बैठ के लेक्चर भी दे लेते हो, तुमको ज्योतिष भी पता है, तुम बिजनेस भी अच्छा कर रहे, तुमने ये सब बना दिया, बिना किसी आर्किटेक्ट के बना दिया, बिना किसी ठेकेदार के बनवा दिया, फोन पे ही सब करे रहो, इतना दिमाग कहां से लाए? स्वामी जी कह रहे थे इतना दिमाग कहां से लाए? प्रेमी भी तुम्हारे, उनको भी हैंडल कर लो, सारी दुनिया का बवाल तुमने हैंडल कर रखा है। तो मैंने कहा स्वामी जी, जीवन के कठोर अनुभवों से जो गुजरे हैं जहां जहां, क्योंकि पूर्णता से गुजरे, शनि के साथ शुक्र की जल जाती है, क्योंकि शुक्र पूर्णता से जीते हैं, पूर्णता से जीते हैं, समझ आ जाती है, फिर वो अगला कोई काम करते हैं उसे भी पूर्णता से जीते हैं, धीरे 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 उनके पास सारे अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं, बुद्धि है। तो यही गुण जो हैं मुझे मतलब आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मेरे सही मतलब बता दूं कि अगर अपने विश्लेषण कर रहा हूं, हो सकता है ज्योतिषों को मेरे विश्लेषण से सहमति ना हो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ज्योतिष इतना समझे सबकी अपनी दृष्टि होती है। मेरा जन्म जो है वो सूर्य की महादशा में हुआ था। वो महादशाएं आप लोग बाद में समझेंगे, मैं समझा रहा। सूर्य की महादशा में होने के कारण मेरा सूर्य अच्छा है, क्योंकि मैं महादशा में जन्मा। उसके अलावा मेरा शनि जो है वो लग्न में है, इसलिए मेरा शनि अच्छा है, तो सूर्य अच्छा हो गया, शनि भी अच्छा हो गया। उसके बाद मेरा बुध जो है सूर्य के साथ बैठा है तीसरे घर में, तो मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी न्यायशीलता भी उसके साथ बहुत अच्छी है ना, साहस भी हो गया। देखो बैठे पीछे बोले, साहस भी मेरे अंदर खूब आ गया। अब ये चीज आ गई। उसके बाद पांचवें घर में मेरा शुक्र है। पांचवा घर जो होता है वो बच्चों का भी होता है, पूर्व जन्म का भी होता है। यानी कि इस जन्म में जो हम सौंदर्य, प्रेम और ये सब जो लग्जरी आती है मेरे जीवन में, ये पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मुझे मिल रही है, तो मेरा शुक्र भी अच्छा हो गया। मेरा राहु जो है वो 7वें घर में बैठा है। 7वां घर प्रेम का होता है, पार्टनर का होता है, और राहु है तो बहुत सारे पार्टनर होंगे। अब जैसे बहुत सारे पार्टनर होंगे, ये मेरी कुंडली में लिखा है, तो इसे अगर प्रेम के तल पे मान लो तो मेरी प्रेमिकाएं बहुत हैं, और अगर इसे पार्टनर के तल पे मान लो तो ये देख लो कि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं इसके पूरे दुनिया में सेंटर बनेंगे। मेरा काम जो है, अगर हम चाहें तो हर शहर में एक सखा वेलनेस का सेंटर खोल दें, हर शहर में 2 भी खोल दें, तो मेरे पार्टनर कितने लोग हो गए? मैं तो लाखों पार्टनर पैदा कर सकता हूं, असंख्य हो गया। तो इसीलिए मेरे राहु मेरा अच्छा हो गया। तो अब कितने ग्रह मुझे कितनी मदद कर रहे हैं? सूर्य मदद कर रहा है, शनि मदद कर रहा है, शुक्र मदद कर रहा है, बुध मदद कर रहा है, राहु मदद कर रहा है, केतु भी मदद कर रहा है, वो मुझे आध्यात्मिक बनाने में मदद कर रहा है। अब बृहस्पति हैं, बृहस्पति मेरे 8वें घर में बैठे हैं, और वो बैठे हैं 8वें घर में, वो बैठे हैं चंद्र के साथ। तो 8वां घर जो होता है वो मृत्यु का घर होता है। मृत्यु के घर में ये दोनों बैठे हैं। बृहस्पति मर नहीं सकते, चंद्र गड़बड़ हो नहीं सकते। अब ये दोनों लोग जब 8वें घर में होते हैं, और दोनों लोगों की हत्या नहीं कर सकता ये घर, तो 8वां घर खोज का होता है, 8वां घर केतु का होता है। तो बृहस्पति जब केतु के साथ आ जाते हैं तो खोजबीन करने लगते हैं। तो ज्ञानी है, ज्ञानी खोजबीन में लग गया तो वो शोधकर्ता हो जाता है। शोध करने लगा तो वो खोजी हो जाएगा, वो कुछ खोजेगा। तो इस कारण बृहस्पति मेरे नीच के होने के कारण, देखो 8वें घर में बृहस्पति नीच के होते हैं, वो वक्री हो जाते हैं। लेकिन वक्री हो जाने के कारण, लेकिन 8वें घर में वक्री होते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट भी करा देते हैं। और अच्छा, चंद्र वहां पे बैठा है, उसके साथ मिलके एक्सपेरिमेंट कराते हैं, क्योंकि चंद्र कल्पनाएं देता है। एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर साहब समझ सकते हैं, कल्पनाओं की जरूरत होती है।
कि जो व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता खोज कैसे करेगा? तो खोज करने के लिए कल्पना का सहारा चाहिए। तो जो व्यक्ति जितना कल्पनाशीलता को बढ़ाएगा और ज्ञान साथ हो, कल्पना, ज्ञान और केतु का सहारा इंट्यूशंस, कल्पना, ज्ञान और इंट्यूशन मिलके मुझे अच्छा हीलर बना देते हैं, मुझे अच्छा एक्सपेरिमेंट करने वाला। अब सोचो कितने ग्रह सपोर्टिव हैं, सारे हो गए। नहीं देखो, यही चीजें समझने वाली हैं कि इस तरीके से चीजें चलती हैं। ऐसा नहीं है चंद्रमा मेरा कमजोर में आएगा, लेकिन वो जहां जिस स्थिति में बैठा है कमजोर है, लेकिन उसके साथ वहां एक दूसरी चीज ताकत दे रही है उसको, वो माहौल ताकत दे रहा है। वो माहौल उसको जो है चंद्रमा के इमोशन को कंट्रोल करके वो चंद्रमा के इमोशन से काम करवा रहा है। जैसे ये लोग हैं, ये चंद्र हैं, इनसे मैं काम करवा रहा हूं, तो एक्सपेरिमेंट का काम, मेरे काम में सहयोग होना, हाँ, तो ये चीज होती है। तो चंद्रमा और शनि समझ में आ गया? क्लियर? आओ इधर आओ। अब आखिरी में वही आ गए दोनों, राहु केतु। अब ये चंद्रमा के साथ क्या खेल खेलते हैं? देखो, जैसे मैंने बताया, राहु केतु एक तरीके से मिथ्या और भ्रम है। चंद्रमा और राहु केतु का मतलब है मिथ्या और भ्रम का संबंध। समुद्र मंथन के दौरान चंद्रमा ने राहु को अमृत पीते हुए देखा और देवताओं को सूचना दी। राहु ने इस घटना के कारण चंद्रमा को अपना शत्रु मान लिया। राहु और केतु समय समय पर चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। जो ग्रहण लगते हैं ना, ये राहु केतु लगाते हैं, तो ग्रहण लगाकर बदला लेते हैं। राहु केतु भ्रम और छाया ग्रह हैं। राहु केतु भ्रम और छाया ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा स्पष्टता और प्रकाश का, चंद्रमा में मतलब प्रकाश भी है ना, सूर्य के उससे तो चलता है, तो प्रकाश भी है। ये स्वाभाविक रूप से विरोधी ग्रह हैं। मतलब राहु चंद्रमा का संबंध मानसिक भ्रम और अस्थिरता का कारण बनता है। जैसे चंद्रमा और राहु, तो चंद्रमा अगर कहीं पे राहु के साथ है और ऐसी जगह है जहां पे चंद्रमा कह रहा है कि चलो प्रेम करें या सेक्स करें, चंद्रमा का सेक्स का मन है, तो राहु सेक्स के लिए अतिचारी बना देगा उसे। जैसे सच कहें तो अगर महिला के जीवन में इसको हम लागू करें तो ऐसी महिलाएं अनैतिक महिलाएं हो जाती हैं। अगर महिलाओं के लिए इसका उपयोग करें तो ऐसी महिलाएं अनैतिक महिलाएं हो जाती हैं, उनके परपुरुषों से संबंध होते हैं। और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि ऐसी महिलाएं वैश्या तक हो जाएं। राहु बना सकता है। मतलब वो एक तो वैश्या वो मजबूरी वाली होती हैं, और एक होती ना पैसा कमाने के लिए, लिपस्टिक पाउडर के लिए भी जीती, तो ये करवा देता है राहु। राहु एक स्त्री के जीवन में ऐसा करवा सकता है अगर चंद्र है। पुरुष के जीवन में अगर चंद्र है तो ये चंद्र के लिए अनैतिकता से गुजर सकता है, ये कई तरीके के काम कर सकता है, क्योंकि पुरुष है तो उसे वो वैश्या वो भी चाह सकता है। आजकल पुरुष वैश्याएं भी होती, वो जिगेलो भी बन सकता है, लेकिन साथ साथ वो जो है वो एक तरीके से धोखेबाज भी बन सकता है। इसको शब्द धोखेबाज शब्द अच्छा है। वो मतलब इमोशन का उपयोग करके नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं लड़के हैं वो आईडी बना लेते हैं लड़कियों की, आईडी बना के जो है वो अपने रिचार्ज ही करवाते रहते। ये राहु कर सकता है। राहु इसके साथ जुड़ के ऐसे काम की तरफ धक्का दे देता है। मतलब अब तुम्हें लगेगा, थोड़ा सोच के देखो, अगर राहु ने किसी व्यक्ति को, चंद्रमा है और उसको थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया पे ले आया और उसको एक लड़की की आईडी बनवा के, क्योंकि चंद्र लड़की के ऊपर ज्यादा सेट होता है, लड़कों के ऊपर इतना सेट नहीं होता, तो चंद्र की आईडी बनवा के वो लोगों से रिचार्ज कर रहा है। अब उसको तो चस्का लग गया ना गलत काम का, तो राहु ने जिंदगी को गलत दिशा दे दी ना। वो भले ही रिचार्ज करा रहा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में अरब खरबपति बन सकता था। वो 500-700 के रिचार्ज के लिए लगा पड़ा है चूतियों के साथ। मतलब दिखाए सपने बड़े और काम करवाए कुत्तों वाले, ये करता है राहु। अब अगर
केतु चंद्रमा का संबंध अगर बात करो केतु की, एक तो ऊपर का संबंध हो गया, केतु चंद्रमा का संबंध आत्मा और भावनाओं के संघर्ष को दर्शाता है। असल में ये जो है डिप्रेशन दे सकता है। जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर के लिए साधना ही समझ लेते हैं आप लोग, साधना के माध्यम, जैसे कि आप ध्यान कर रहे हैं, आपका चंद्रमा इमोशनल हो और आप ध्यान कर रहे हो और केतु का आपके साथ में है, तो केतु आपको जो है ऐसे कहे छोड़ दो यार, सब बकवास है, सब ध्यान भी छुड़वा सकता है, वो आपसे ध्यान भी छुड़वा सकता है। और दूसरी चीज ये कर सकता है, ध्यान के संबंध में कहे इतने से काम नहीं चलेगा, और करो और करो और करो और करो और करो और करो और करो, जबरदस्ती पागलपन तक ले जा सकता है। वो आपको मतलब एक अज्ञात में धक्का दे सकता है, और करने से और मिलेगा, और जोर लगाओ और जोर लगाओ, ये सब जो है वो मतलब चंद्रमा के साथ केतु करवा रहा है, और जोर इससे काम नहीं चलेगा, और जोर। अब पता नहीं है जोर दे के जाना कहां है, जोर दिए पड़े, क्योंकि जहां आंखें जोर दे के हम ये तो कहेंगे एक्सीलेटर दो, एक गाड़ी को 100 पी 110 120, एक लिमिट है ना, 200 पे पार हो जाओ, और अगर हम 200 भी आ गए और जोर 200 के बाद कहां जाओगे। तो इसका मतलब है दृष्टि खो गई, केतु काम कर रहा है। चंद्रमा के साथ अगर केतु जुड़े, पागलपन, डिप्रेशन, जितने भी मानसिक रोग हैं, ये सब केतु करवाता है। केतु आपको मतलब चिड़चिड़ापन ला देगा, पत्नियां बर्तन फेंक देती, आदमी बर्तन फेंक देते हैं, घरों में खाने का अपमान करते, ये सब केतु करवा रहा होता है। चंद्र के साथ केतु आया, खाने का अपमान करवा देगा, नहीं खाना ले जा पाया, हाँ, ये सब चीजें करवाएगा। तो राहु केतु जो हैं वो चंद्रमा के साथ बहुत खेलते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से इनकी नाराजगी ज्यादा है ना, तो ये जो हैं ग्रह इस तरीके से काम करते हैं। तो मैं समझता हूं आज की तारीख में एक बात छोटी सी, राहु और चंद्र अगर अच्छी स्थिति में हो, तो जैसे अभी YouTube पे जो शेफ के वीडियोस हिट होते हैं, जो कुक वगैरह होते हैं, मास्टर शेफ के वीडियोस होते हैं, तो उसमें राहु और चंद्र बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छी स्थिति में। देखो चंद्र है, कुक है, वो खाना बना रहा है, लेकिन जो खाना बना रहे हैं ना वो हम खा रहे हैं ना उसे सूंघ रहे हैं, इल्यूजन है, बहुत सुंदर खाना बना, तो प्रचार अच्छा राहु है तो अच्छी स्थिति में है, तो अच्छा यूट्यूबर, अच्छा कुक, राहु चंद्र का अच्छा मेल। हाँ, अच्छा भ्रम भ्रम पैदा करेंगे, वो भी भ्रम ही है, उसके खाने में नमक ज्यादा है, हमें कौन सा चखने गए, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है, तो अच्छा भ्रम ही हुआ। अच्छा, मैंने इसीलिए अच्छी, हाँ, हम अच्छा इसीलिए, देखो वो तो एक समय की बात है, कलयुग का समय चल रहा, कुछ भी मेहनत नहीं की, बातों का उपयोग कर लिया, तो अब देखो किसी के लिए ये अच्छा हो सकता है कि वो उसे यूट्यूबर बना दे और उसको पैसे कमा दे, ये व्यक्ति पे अच्छा हो सकता है, लेकिन चंद्रमा और केतु ने अच्छा किया है ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है कहीं। फिर समझो, क्योंकि अब आप ही देखो, आप में से कितने लोग जो हैं वो नए नए खानों के वीडियो देखते रहते हैं, बनाते कितने लोग, दो समझो बात को, मतलब एक आदमी का वीडियो 1 करोड़ लोगों ने देखा और बनाया केवल 2 लोगों ने, वीडियो था 10 मिनट का, तो इतने करोड़ लोगों के 10 मिनट खराब करवाए नहीं करवाए। तो चंद्रमा ने वास्तव में तो आपसे गलत ही काम करवाया, अच्छा उन अर्थों में तो कह सकते हैं उनको फायदा हो गया बहुत, लेकिन देखने वालों का, लेकिन हाँ फायदा, देखो फायदा किसको कहेंगे, अच्छा होना किसको कहेंगे, वो कहते हैं कि हमको भी सुख मिले और औरों के जीवन में भी शांति आए, उसे कहते हैं अच्छा। तो राहु और केतु जो हैं सूर्य और चंद्र के साथ अच्छा काम नहीं करते, तो बुरा ही करेंगे, देखने में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लग सकता है, ये बात हम अपनी दृष्टि। अब ऐसे तो फायदा यूट्यूबर कहेंगे हमें तो फायदा हो रहा है, बाढ़ तुम्हें देखने में ना अच्छा लगे, लेकिन ये है ना कि चखने को वो सच है या झूठ वो तो मैं नहीं, सच और झूठ तो अलग अलग तय करेंगे, लेकिन जगत को नुकसान। भाई चंद्रमा, भाई देखो उनकी नाराजगी किससे थी, उनकी नाराजगी सूर्य चंद्र से है ना, और सूर्य मिलके जगत में नियम फैला रहे, जगत को अच्छा करने का काम कर रहे, और वो खराब करने का काम कर रहे,
अब जैसे लोग फोन पे लगे हुए, औरत पता नहीं कौन है, फोन पे बातें चल रही। हमने देखा यूट्यूब फेसबुक पे फोन पे बहुत लव चल रहा है, शक्ल नहीं देखा, लव चल रहा है, और लव चलते चलते घंटों बर्बाद कर रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? अब अदृश्य फोन पे आपकी बातें चल रही हैं, समय बर्बाद हो रहा, वही समय का सदुपयोग हो सकता था। हुआ नहीं हुआ खराब? तो देखो फिर समझो, यहां बात हो रही है, हम जो बात कर रहे हैं धर्म जगत की बैठ के कर रहे हैं, हमारे ज्योतिष का पूरा उद्देश्य जो है वो आपके व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बनाना नहीं है, वो आपका जीवन भी अच्छा बने और जगत का जीवन भी अच्छा बने, जगत में कुछ अच्छा हो। हमारा उद्देश्य तो ये है। इसीलिए कुछ ज्योतिष कह देंगे कि जिसकी एक खराब स्थिति है तो वो लोग यूट्यूबर बन जाओ, खाना बेचने लग जाओ, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे। हम उसे दूसरी सलाहें देंगे, हम उसे और तरीके की सलाहें देंगे कि तुम्हारा चंद्रमा अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम रात्रि के ध्यान करो। रात में चंद्रमा जो है वो अपना काम करता है, पूर्णिमा वाले दिन बैठो। कहते हैं ना, पूर्णिमासी को ध्यान क्यों करने को कहा जाता है? अमावस्या को ध्यान करने को नहीं कहा जाता है ज्यादा, पूर्णिमा को ध्यान करने को कहा जाता है, क्योंकि पूर्णिमा में सूर्य के भी तो साथ हो जाता है, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों मिल जाते हैं। उस दिन अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा केतु कमजोर पड़ेगा, केतु की ताकत कम होगी। तो अगर किसी के केतु है चंद्रमा के साथ में और उसके मन में वो अस्थिरता पैदा कर रहा, गलत दिशा पैदा कर रहा, तो उसको पूर्णिमा में ध्यान करना चाहिए। समझे बात को? तो मतलब फिर कह रहा हूं, चुनाव आपका हो सकता है कि फायदा ही देख लो, लेकिन असली फायदा तो वो है हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय। हमारी तो जय जय हुई और करोड़ों लोगों का नुकसान हो गया। देखो आपने देखा होगा कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम लोगों के वीडियो पे जो ऊपर थंबनेल होता है वो ऐसे नहीं होता, गौर से देखो, ऐसे नहीं होते चौंकाने वाले। मतलब जो अंदर बात है उसी के संबंध में ऊपर बात डाल देते हैं कि ये है। यूट्यूबर होने के नाते तो हम गलत तरीके के शब्द लिख दें, अंदर कुछ और मिले, बातें ऊपर कुछ और लिख दी, अंदर कुछ भ्रम पैदा कर दिया ना। भ्रम पैदा करके देखने तो ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन हमने लोगों का नुकसान किया। तो अगर किसी के हम समय का नुकसान करेंगे तो वो आदमी गाली देगा नहीं देगा? अच्छा बताओ, अगर हम ऊपर ये लिख दें आओ तुम्हें मिलेंगे संपूर्ण ज्ञान, और अंदर जाके कुछ मिल ही नहीं रहा, ज्यादा करके ऐसा ही होता है, तो फिर तो वो आदमी तुम्हें गाली देगा। गाली देगा इसका मतलब तुम्हारा सूर्य खराब हो रहा। हम बोलते हैं 2-2 ढाई घंटे के वीडियो होते हैं, तो हमारे वीडियो बहुत कम लोग सुनते हैं, लंबे बहुत है, कौन सुने, लेकिन जो सुनते हैं वो पूरे सुनते हैं। हमें तो बल्कि मैसेज आते हैं, स्वामी जी लंबे वीडियो डाला करो यार, आपके छोटे वीडियो अच्छे नहीं लगते, लंबे वीडियो डालो। लंबे वीडियो कोई किसी के तब सुनेगा जब वो प्रेम करेगा। तो जितने भी प्रेम करें, 100 करें, 200 करें, 500 करें, प्रेम तो करते हैं ना, गाली तो नहीं देते। मतलब वो गाली देने वाले भी आते हैं, वो दूसरे हैं जो वीडियो पूरा देखते हैं, साला हम इसके जैसे क्यों नहीं, तो फिर गाली भी देते हैं। लेकिन गजब की बात है, हमें गाली देने वाला भी पूरा वीडियो देखता है। गाली देखने वाले बल्कि ज्यादा वीडियो देखते हैं हमारे, ये नीलेश को पता है। हाँ, वो पूरी कमियां ढूंढ के निकालते हैं। तो हमें कहना ये चाहते हैं, हमारे यहाँ पे ज्योतिष बोलने का उद्देश्य आपके जीवन में छोटी मोटी सुविधाओं को लाने का नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक ऐसी आध्यात्मिकता को लाने का है जिससे जगत का भी कल्याण हो। बस तो इतना अंतर है। इसीलिए केतु और राहु जो है वो हम थोड़े से अलग ढंग से ले रहे थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम केतु और राहु को बुरा बता रहे। अभी आगे चल के और जब बात होगी तो कई जगह राहु और केतु बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा मत समझना राहु केतु बुरा काम करते हैं, वो अच्छा भी करते हैं, लेकिन उनके अच्छे करने के पीछे के कारण और वो आत्मिक बातें वो सब बताएंगे। तो फिलहाल आज इतना ही, और हम फिर कल फिर मिलेंगे मंगल के साथ।